चलिए हम अपने स्ट्रेस फिजियोलॉजी के चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। पिछले वीडियोस में हमने डायटिक स्ट्रेस के बारे में पढ़ा था, जिसके दो प्रकार हमने देखे थे, SAR एंड HAR, हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स एंड सिस्टेमिक एक्वायर्ड रिस्पॉन्स। आज हम कुछ एबायोटिक स्ट्रेस के बारे में पढ़ेंगे और उनमें से भी पर्टिकुलर वही जो हमारे सिलेबस में मेंशन है। तो चलिए पहला हम शुरुआत करते हैं ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट। ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट, ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट मतलब कोशिका की जो परासरणी सांद्रता है उसको एडजस्ट करना, और इसको इस तरह से एडजस्ट करना कि पानी की कमी नहीं। बेसिकली ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट ऐसे क्षेत्रों में पाया जाता है जहां पर मृदा जो है सॉइल फिजियोलॉजिकली ड्राई होती है, मतलब उसमें वाटर तो होता है जो प्लांट एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, या वाटर की कमी होती है जैसे जीरोफिटिक एनवायरनमेंट होता है। ज़्यादातर ये जो हेलाइन या सेलाइन जो लवणीय मृदा है उसमें ये ज़्यादा होता है। तो हम समझते हैं ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट क्या है। हमने पहले कंसेप्ट पढ़ा था ऑस्मोटिक पोटेंशियल, वाटर पोटेंशियल, कि वाटर जो है हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल की ओर ट्रांसफर होता है। ये आपने बीएससी में भी पढ़ा है। वाटर मूव्स फ्रॉम हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल, हाई ऑस्मोटिक पोटेंशियल टू लो ऑस्मोटिक पोटेंशियल। तो क्या होता है कि जो लवणीय मृदा होती है उसमें साल्ट की कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है। साल्ट की कंसेंट्रेशन ज्यादा होने से जो सॉइल का वाटर है उसका वाटर पोटेंशियल हाई हो जाता है। इस कारण से रूट जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। तो उसके लिए कुछ प्लांट्स ने विशेष स्ट्रेटेजी अपनाई है। क्या किया है कि ऐसे प्लांट की जो सेल है, रूट की जो सेल है, वो अपने भीतर की ओर प्रोलीन एमिनो एसिड और एक शुगर अल्कोहल है सॉर्बिटॉल, इसको एक्यूमुलेट कर देते हैं। प्रोलीन अमीनो एसिड और सॉर्बिटॉल जो कि शुगर अल्कोहल है उसको एक्यूमुलेट कर देते हैं। किसके अंदर? सेल के अंदर। इनके एक्यूमुलेशन से अब सेल के अंदर के सॉल्यूशन की कंसेंट्रेशन बढ़ जाती है। इस सेल के अंदर के सॉल्यूशन की कंसेंट्रेशन बढ़ने से इसका वाटर पोटेंशियल लो हो जाता है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल लो हो जाता है। तो अगर अंदर लो हो गया ऑस्मोटिक पोटेंशियल और बाहर तो हाई होता है, तो वाटर जो है हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की ओर अपने आप ट्रांसफर हो जाता है। तो सेल जो है वो आसानी से वाटर को एब्जॉर्ब कर पाता है। तो ये एक स्ट्रेटजी है कि पादप जो है वो शुष्कता से या मृदा लाने की स्थिति नहीं आए उससे बचने के लिए द एक्यूमुलेशन ऑफ सॉल्ट लाइक सॉर्बिटॉल लाइक प्रोलीन इन सेल। तो ये एक तरीका है, क्योंकि यहाँ पर कोशिका की परासरणी सांद्रता को एडजस्ट किया जाता है, इसलिए इसको नाम दिया गया है ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट। चलिए ये हमारा टॉपिक हुआ ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट। चलिए अगला हमारा जो टॉपिक है सिलेबस का, दैट इज हीट टेम्परेचर रेजिस्टेंस, या यूं कहें हीट स्ट्रेस। देखिए हीट स्ट्रेस का मेन इफेक्ट क्या होता है। यदि हम जानते हैं कि जो प्रोटीन है या जितने भी एंजाइम है वो ऑप्टिमम टेम्परेचर पर काम करते हैं, यदि उससे ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाते हैं तो प्रोटीन डीनेचर हो जाता है। क्योंकि प्रोटीन में हमने पढ़ा है कि पॉलीपेप्टाइड की 3D अरेंजमेंट होती है। आपने प्रोटीन की प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी स्ट्रक्चर पढ़ी होती है। तो एक 3D अरेंजमेंट होता है पॉलीपेप्टाइड का। अगर हाई टेम्परेचर मिला तो ये पूरा पॉलीपेप्टाइड डीनेचर हो जाएगा, वापस प्रोटीन अपनी प्राइमरी स्ट्रक्चर में आ जाएगा, बॉन्ड टूट जाएंगे, न्यूक्लिक एसिड डिस्टॉर्ड हो जाएगा। तो एक तरह से पूरी मशीनरी जो है वो फेल हो जाएगी। तो इस हाई टेम्परेचर के लिए रेजिस्टेंस लाना है तो प्लांट को कुछ एडिशनल मैकेनिज्म अपनाने पड़ते हैं, उसी के बारे में हम पढ़ते हैं। तो पहले तो दो
बेसिक कैटेगरी पढ़ लेते हैं। एक तो होता है हाई टेम्परेचर अवॉइडेंस और एक होता है हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस। हाई टेम्परेचर अवॉइडेंस मतलब अधिक ताप से आपको बचना है, अवॉइड करना है। उसके लिए या तो पौधे छाया में उगते हैं या कुछ मॉर्फोलॉजिकल एडेप्शन करते हैं, लाइक पत्ती जो है वो वर्टिकली ओरिएंटेड होती है, डिसेक्टेड होती है, इस तरह से विच्छेदित होती है, या लीफ रोल हो जाती है, या उस पर वैक्स की लेयर होती है, क्यूटीन की लेयर होती है। तो ये हाई टेम्परेचर से बचने की कुछ मॉर्फोलॉजिकल एडेप्शन। लेकिन हाई टेम्परेचर अगर एक्सपोज हो भी रहा है, प्लांट को मिल रहा है, फिर भी उसको रेजिस्टेंस करना है, तो उसके लिए कुछ विशेष प्रकार के तरीके जो होते हैं और उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। और उसमें से हमारा एक मेन पॉइंट जो सिलेबस में है दैट इज HSP। हीट शॉक प्रोटीन। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, ये कब पैदा होते हैं? जब हाई टेम्परेचर एक्सपोज होता है प्लांट को, तो ये प्रोटीन पैदा होते हैं। इनका नाम है हीट शॉक प्रोटीन, शॉर्ट में कहते हैं इनको HSP। ये एक स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट वाले प्रोटीन होते हैं जो हाई टेम्परेचर जब प्लांट को मिलता है तभी उत्पन्न होते हैं। लगभग 15 to 114 किलो डाल्टन इनका मॉलिक्यूलर वेट होता है, जो कि बहुत ही स्मॉल होता है। ये क्या करते हैं कि हाई टेम्परेचर से जो प्रोटीन, एंजाइम और न्यूक्लिक एसिड को होने वाला डैमेज है उसको ये रोकते हैं। और रोकते किस तरह से, उसके तरीके के बारे में पढ़ते हैं। ये दो काम करते हैं। नंबर एक, ये प्रोटीन या न्यूक्लिक एसिड को डीनेचर होने से रोकते हैं। डीनेचर मतलब अभी हमने पढ़ा था कि पॉलीपेप्टाइड है, उसकी टर्शरी स्ट्रक्चर का टूट जाना पूरी तरह से। तो ये चैपेरन जो है वो डीनेचर होने से रोकते हैं, है ना, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। उनके चारों ओर एक ऐसी कवरिंग बना देते हैं कि टेम्परेचर का इस पे इफेक्ट नहीं हो पाता, 3D स्ट्रक्चर बनाए रहते हैं। दूसरा काम क्या करते हैं कि जो प्रोटीन या एंजाइम मल्टी सब यूनिट में, है ना, जैसे किसी में, जैसे हमारा हीमोग्लोबिन पढ़ा होगा आपने, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, तो ऐसे मल्टी सब यूनिट जो प्रोटीन है, अगर उनकी सभी यूनिटें अलग हो जाए तो वो काम नहीं करेगा। तो मल्टी सब यूनिट जो प्रोटीन या एंजाइम है, उनके एग्रीगेशन को ये बनाए रखता है, उनको टूटने नहीं देता। इसीलिए इनको क्या कहा गया है? मॉलिक्यूलर चैपेरॉन्स। इन प्रोटीन को मॉलिक्यूलर चैपेरॉन्स कहते हैं। चैपेरॉन्स एक स्पेशल फंक्शन है जो कि प्रोटीन को या तो उसको एग्रीगेट बनाए रखने में या उसको तोड़ने में, सारी काट छाट करने में जो भूमिका प्ले करता है प्रोटीन, उसको लिए शब्द काम में लेते हैं हम चैपेरॉन्स। तो ये जो है मॉलिक्यूलर चैपेरॉन्स से एक तरह के ऐसे स्मॉल मॉलिक्यूल हैं प्रोटीन के, जो दूसरे प्रोटीन और एंजाइम की इंटीग्रिटी को बनाए रखते हैं। अब इनकी लोकेशन, इनका फंक्शन, इनका मॉलिक्यूलर वेट, इसके आधार पर इसके कई प्रकार हैं, जैसे HSP 60, HSP 70, HSP 90, HSP 110। इसका पूरा एक क्लासिफिकेशन है। तो मैं आपको ग्रुप में एक टेबल आपको शेयर करूंगा जिसमें ये सारी चीज़ें आ जाएंगी कि द नेम ऑफ द HSP, लोकेशन ऑफ द HSP, फंक्शन ऑफ द HSP एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द HSP प्रोटीन। तो मैं आपको ये आपके ग्रुप में PDF के माध्यम से शेयर कर दूँ, है ना। तो कुल मिला के ये जो प्रोटीन है HSP, वो हमारे प्रोटीन, हमारे एंजाइम और न्यूक्लिक एसिड की स्ट्रक्चर को बनाए रखते हैं, हाई टेम्परेचर से उसको डैमेज होने से बचाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा चैप्टर पूरा हुआ एमाइडिक स्टेज में, दैट इज HSP प्रोटीन। चलिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हेवी मेटल रेजिस्टेंस।
हैवी मेटल रेजिस्टेंस क्या है? तो पहले तो आपने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा होगा हैवी मेटल जैसे आर्सेनिक है, निकिल है, कैडमियम है, लेड है, मर्करी है, ये सब हैवी मेटल है। अब हैवी मेटल जो है प्लांट के लिए टॉक्सिक होते हैं, जहरीले होते हैं, टॉक्सिक इफेक्ट होता है, हार्मफुल इफेक्ट होता है। तो यदि प्लांट में ये ज़्यादा कंसंट्रेशन में इकट्ठे हो गए तो कहीं ना कहीं ये प्लांट की पूरी मशीनरी को डैमेज कर देंगे। तो प्लांट कुछ तरीके अपनाते हैं इन हैवी मेटल से बचने के लिए, जिसको कहते हैं हैवी मेटल रेजिस्टेंस। तो हैवी मेटल रेजिस्टेंस के भी वही दो स्ट्रेटजीज हैं कि या तो इनको अवॉइड किया जाए, यानी जिस सॉइल में हैवी मेटल ज़्यादा है प्लांट कुछ ऐसा तरीका अपनाते हैं कि एब्जॉर्प्शन से वो हैवी मेटल प्लांट में आए। और कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो ये मैकेनिज्म नहीं अपना सकते, हैवी मेटल किसी न किसी तरीके से उनकी बॉडी में आ जाता है। अब जब उनकी बॉडी में आ जाता है तो अब उसके प्रति रेजिस्टेंस करना जरूरी होता है, और उसी को कहते हैं हैवी मेटल रेजिस्टेंस। तो प्लांट दो तरीके अपनाते हैं, समझना इसको। सपोज ये सेल है और मान लो ये हैवी मेटल के कुछ मॉलिक्यूल आ गए हैं, तो इसके दो तरीके हैं। नंबर एक, या तो इस हैवी मेटल के मॉलिक्यूल को किसी विशेष सेल ऑर्गेनेल में कंपार्टमेंटलाइजेशन कर दिया जाए, एकत्रित कर दिया जाए, ताकि दूसरी जगह इसका इफेक्ट नहीं हो। फॉर एग्जांपल बहुत सारे प्लांट होते हैं जो अपनी वैक्यूल में हैवी मेटल के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको एग्रीगेट कर देते हैं, इकट्ठे कर देते हैं, ताकि दूसरी जगह इनकी लीचिंग नहीं हो, इनका इफेक्ट नहीं हो। एक तो ये तरीका। दूसरा तरीका क्या है कि सपोज कोई हैवी मेटल आ भी जाता है तो इस हैवी मेटल को दूसरे कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से जोड़कर इसको नॉन टॉक्सिक बना देना, यानी इससे दूसरे मॉलिक्यूल जोड़ जाते हैं। वो कोई एमिनो एसिड्स हो सकता है, वो कोई ऑर्गेनिक एसिड्स हो सकता है, वो कोई प्रोटीन हो सकता है, हैवी मेटल से जुड़ देता है, नया कॉम्प्लेक्स बनाता है, और वो कॉम्प्लेक्स कुछ इस तरह का होता है कि उसका हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता। तो इसको कहते हैं हैवी मेटल कॉम्प्लेक्सेशन, उनका संकुल बना देना ताकि वो हार्मफुल नहीं हो। तो पहले इसकी बात करते हैं एक्यूमुलेशन। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो हैवी मेटल को एक्यूमुलेट कर देते हैं अपनी वैक्यूल में। फॉर एग्जांपल है हमारा एक प्लांट है, नाम मैं उसका भूल रहा हूँ, इसका है राइनोरिया। राइनोरिया जो प्लांट है उसको निकिल ईटिंग प्लांट कहते हैं, क्योंकि वो निकिल को हाई कंसंट्रेशन में एब्जॉर्ब करता है और अपनी वैक्यूल में उसको एक्यूमुलेट कर देता है। और इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल हैं, जो कोई लेड का करता है, कोई जिंक का, सॉरी आर्सेनिक का करता है, कोई निकिल का करता है। दूसरा है कॉम्प्लेक्सेशन। तो कॉम्प्लेक्सेशन में कुछ मैंने बताया जैसे ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, या प्रोटीन होते हैं, या एमिनो एसिड्स होते हैं, या कुछ हैवी मेटल होते हैं जो दूसरे मेटल से जुड़कर उनको नॉन टॉक्सिक बना देते हैं। तो ये कुछ तरीके थे जो हैवी मेटल के इफेक्ट को कम कर देते हैं। जैसे ऑर्गेनिक एसिड में हमारा सिट्रेट है, मेलेट है, एमिनो एसिड जैसे हिस्टिडीन है, और सल्फर रिच कंपाउंड होते हैं जो इनके इफेक्ट को नॉन टॉक्सिक कर देते हैं।